जय हिंद दोस्तों। आज कारगिल विजय दिवस है। आज पूरा भारत देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। आज एक हर भारतीय को जानना चाहिए कि कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है। आज युवा पीढ़ी के बहुत से लोग जो सेल्फियां ले रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं कारगिल विजय दिवस का। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर में कारगिल विजय दिवस क्या है, क्यों है, और आज हर भारतीय कारगिल विजय दिवस मना रहा है, ये क्यों मना रहा है, उसकी पूरी जानकारी चलो हम जानते हैं। सबसे पहली चीज आपके सामने आती है, कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है। आज हम इसके पूरा इतिहास जानेंगे, पूरी चीजें जानेंगे। लेकिन पूरे इतिहास जानने से पहले एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, तो हमारे भारतीयों ने, भारतीय माँओं ने बहुत से बेटे खोए हैं, भारतीय पत्नियों ने अपने पति को खोया है, बहुत सी बहनों ने अपने भाई को खोया है। वो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य रखना चाहूंगा कि अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आप जरूर सोचोगे कि यार ये भी कोई इंसान थे जो सामने मौत लिखी थी, लेकिन मौत के सामने भी ये लोग लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी से प्यारा ये तिरंगा था। जो तिरंगा आप यहाँ देख रहे हो, ये तिरंगा उन्हें जिंदगी से बहुत बड़ा प्यारा था। ज्यादा प्यार उनको, अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार तिरंगे से था। और इसकी खातिर, तिरंगे की खातिर, तिरंगे की आन बान और शान को बचाने की खातिर इन्होंने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। मेरे प्यारे दोस्तों, एक खत जो शहीद बनवारी लाल है, शहीद बनवारी लाल जो कारगिल में शहीद हो गए थे, उनका एक जो अंतिम खत है, क्योंकि उस समय दूर संचार इतना ज्यादा था नहीं, आजकल तो व्हाट्सएप की स्टेटस पर भी आप लगा देते हैं। ये वो खत है जिसे आपको पढ़ना चाहिए। यह अंतिम खत है और देखना कि इस खत के बाद में केवल और केवल तिरंगे में लिपटी हुई इनकी डेड बॉडी आई। ये अंतिम खत आया जो उनका लिखा हुआ था, लेकिन उसके बाद केवल और केवल उनकी डेड बॉडी जो तिरंगे में लिपटी हुई आई। यहाँ क्या है, ये अपनी वाइफ संतोष को कहते हैं कि मैं मेरे स्थान पर भगवान की दया से सकुशल और मंगल हूं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी अपने स्थान पर भगवान की कृपा से सकुशल होंगे। आपका लिखा हुआ कागज मिल गया था, इसे पढ़ करके बड़ी खुशी हुई। और मेरी तरफ से पिताजी के पैर में धो, इंदिरा जी को राम राम, संतोष, सुनीता, अनिता, बसंती, कमला को मेरा प्यार, मेरा राम राम कहना, और छोटे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार कहना। आज आप जो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं वो उस समय, आज के व्हाट्सएप के मैसेज उस समय चलते थे केवल ऐसे खतों में, क्या हालचाल है सो लिखना। गांव में तेरे को परेशान तो नहीं करते, जो तूने सोच रखा है वैसे नहीं है। हम तेरे से नाराज होकर क्या करें, जिस कारण से कोई ना नाराज होता, हम तो नाराज नहीं है, लेकिन तू नाराज मत होना, तू हमारे बारे में चिंता मत किया करना, तुम्हारे शरीर का ख्याल इतना रखना, हमारी तरफ से ज्यादा ध्यान नहीं। आज जो दिन में घंटों बातें होती है वो उस समय केवल एक खत में बात होती थी। आज खत लिख करके डाला है, 4-5 दिन बाद में वहां पहुंचेगा, वो दूसरे दिन जवाब देगा तो 10 दिन बाद में उसका वापस जवाब आएगा। आज तो सेकंडों में उसका जवाब आ जाता है। यहाँ पर लिखा है कि छुट्टी तो मैं मई में आऊंगा, इससे पहले नहीं, क्योंकि कोई कारण है, वो आने के बाद बता दूंगा। जब कागज लिखती हो तो पीछे कागज पे तेरा नाम नहीं, तेरे भाई का नाम लिख देना, नहीं तो मेरे पास नहीं पूछेगा। मैंने पहले भी तेरे नाम से 2 लेटर डाले थे, तब पता चला कि तुम गांव गई थी, पता नहीं कौन पढ़ेगा, इसलिए तेरे भाई का पता लिख कर भेजना। इसके बाद कोई कागज नहीं लिखूंगा, लास्ट कागज है। इस लेटर में कोई गलती हुई तो माफ करना, जवाब जल्दी देना, तेरे मन की बात भी लिखना, तुम्हारा बनवारी लाल। ये अंतिम खत है, इसके बाद में उनका कोई खत नहीं है। और उन्होंने इसके अंदर लिखा भी है कि ये मेरा अंतिम खत है, इसके बाद में मैं कोई खत नहीं लिखूं। ऐसा ही एक खत मैं आपको और बताता हूं। ये शहीद सीताराम कुमावत लिखते हैं अपना आखिरी खत अपने माताजी पिताजी को। लिखते हैं कि माताजी, पिताजी, ताऊ जी, ताई जी, चाची जी, चाचा जी को सादर चारण स्पर्श, और सभी छोटों को प्यार भरा जान पहचान वालों को नमस्कार। मैं सदैव आप सभी से परिवार की कुशलता की प्रार्थना करता हूं। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो पत्र लिखना, किसी प्रकार का संकोच नहीं करना। किसी प्रकार के उपयोग की जरूरत होता ताऊ जी से ले लेना। मेरी तरफ से किसी प्रकार की चिंता मत करना, मैं अपने स्थान पर सकुशल हूं। और हाँ, गर्मी का विशेष ध्यान रख। ये पत्र के इंतजार में तुम्हारा भाई सीताराम ये अपने भाई को पत्र लिखते हैं। और भगवान की भगवान की कुदरत देखिएगा, कुदरत का कमाल देखिएगा। ये अपने भाई को एक अंतिम पत्र था, उसके बाद में कभी पत्र नहीं लिख पाए और ना ही कभी खुद लौट पाए। मैं कुछ फोटोज जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये
मेरे घर से मात्र 3 किलोमीटर दूर लगी हुई एक शहीद की प्रतिमा। जब मैं विद्यालय जाता था तो भले ही मंदिर के सामने हाथ जोड़ता या नहीं जोड़ता, लेकिन ये वो प्रतिमा है जिसे मैं मंदिर मान करके रोज हाथ जोड़ करके जाता था, क्योंकि ये वही प्रतिमा है, ये उसी भगवान की प्रतिमा है जिनकी वजह से आज आप और हम सुरक्षित हैं। आज आप और हम एक घर में शांति से बैठे हैं, लेकिन घर में शांति से बैठने से पहले वो दूत जिनकी वजह से हम लोग शांति से बैठे हैं, यह वही दूत हैं, यह वही शहीद सुरेंद्र सिंह जी हैं, जिनकी प्रतिमा मेरे घर से मात्र 3 किलोमीटर दूर लगी हुई है। और जब मैंने आपको अभी अभी बताया कि जब भी मैं पढ़ने जाता था, इस प्रतिमा को मैं जरूर देखता था। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब मैं इस प्रतिमा को देखे बिना चला जाता था। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रतिमा जो मुख्य सड़क है, उस मुख्य सड़क पर एक पेट्रोल पंप बना हुआ है, उस पर बनी हुई ये प्रतिमा है, जिस पर सुबह सुबह जैसे लोग मंदिर में फूल चढ़ाते हैं, आज भी उस गांव के लोग इस मंदिर में, ये मंदिर ही मैं कहूंगा, ये मंदिर ही है, आज भी वहां के लोग इस मंदिर में फूल ही चढ़ाते हैं। और जब भी कारगिल विजय दिवस होता है, आज इस मंदिर को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। ये शहीद सुरेंद्र सिंह है। गांव के लोग आज भी बताते हैं कि जब शहीद हुए थे तो हेलीकॉप्टर से इनकी डेड बॉडी यहाँ पर लाई गई थी, तिरंगे में लिपटी हुई। गांव वालों ने पहली बार हेलीकॉप्टर देखा था, लेकिन वो शुभ चिंतक हेलीकॉप्टर नहीं था, वो गांव के बेटे की तिरंगे में लिपटी हुई लाश थी। प्यारे दोस्तों, बताया जाता है कि जब ये शहीद हुए थे तो उनकी बेटी थी, जब शहीद हुए थे तो उनकी बेटी का जन्म भी नहीं हुआ था। और वो बेटी ही बताती हैं कि हमने केवल पिताजी को फोटोज में देखा, हमने पिताजी को सच में नहीं देखा। और ये बात सच भी है मेरे प्यारे दोस्तों, कि फोटोज में ही देखा है, लेकिन वो उन्हीं का खून है। मेरे प्यारे साथियों, हम आगे चलते हैं, कुछ और बातें यहाँ जानने की कोशिश करते हैं और पूरी कहानी को समझते हैं कि आखिरकार एक कहानी कारगिल की है। कारगिल की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर 26 जुलाई 1999 के दिन भारत भूमि को घुसपैठियों से चुंगल से मुक्त कराया था। भारत के वीर सपूतों ने कारगिल की चोटियों से पाकिस्तानी फौज को खदेड़कर तिरंगा फहराया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता में थी, आओ जानते हैं युद्ध की पूरी पूरी 25 कहानियां, 25 बातें, जहां से आपको समझ में आएगा कि ये कारगिल का दिवस क्या है, जहां पर आज आप समझ पाओगे कि आखिरकार कारगिल की बातें क्या है। और जिन लोगों का जन्म ही कारगिल के बाद हुआ था, जिन लोगों का जन्म ही 1999 के बाद हुआ था, मेरे प्यारे भाइयों, कारगिल के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। हालांकि मेरा जन्म सन 1994 में हुआ था। सन 1994 में जब कारगिल का युद्ध लड़ा जा रहा था, तब मेरी उम्र मात्र 4 साल थी। 4 साल की उम्र में मैं कुछ नहीं समझता था कि कारगिल दिवस क्या है, लेकिन जब भी मैं फ्री बैठता हूं, इन चीजों के बारे में बहुत कुछ पढ़ता हूं। आज आपके सामने कुछ ऐसी ही बातें हैं। कारगिल भारतीय राज्य लद्दाख का एक समीपवर्ती क्षेत्र है, जहां की कुछ क्षेत्र और पहाड़ियों पर पाकिस्तानी फौज ने घुसपैठ करके कब्जा कर चौकियां बना ली थी, जहां पर ट्रेंड आतंकवादियों के साथ फौज भी जमा हुई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, कारगिल के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तानी फौज जो है, पाकिस्तान में दो तरह की फौज है। एक जायज फौज है, एक नाजायज फौज है। नाजायज फौज यानी आतंकवादी है। वहां के पाकिस्तान के लोग इन दोनों चीजों को एक ही तरह से देखते हैं, दोनों को ही वो फौज मानते हैं। जब वहां का कोई आतंकवादी भारतीय सेना मार देती है, भारतीय सेना किसी पाकिस्तानी आतंकवादी को मार देती है, किसी पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार देती है, तो वहां के लोग उसको शहीद बोलते हैं। लेकिन भारत में अगर ऐसी कोई गतिविधि होती है तो वहां पर एनकाउंटर कर दिया जाता है, इसको आतंकवादी ही करार दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के लोग आतंकवादी को भी शहीद मानते हैं, क्योंकि उनकी नापाक साजिशें थी। यहां पर हम कुछ प्यारी सी बातें और जानते हैं कि इसके बाद 3 मई को, ध्यान से समझना, 3 मई को पहली बार भारतीय सेना को गश्त के दौरान पता चला था कि कुछ लोग वहां पर हरकत कर रहे हैं। पहली बार द्रास, काकसास और मुस्कोह सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया था। उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जिन्हें घुसपैठ की तुरंत सूचना दे दी गई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भारत देश में, भारत की जमी पर घुसपैठिए आ चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया कि जो घुसपैठिए जिस तरह से घुसे हैं, उनको उसी तरह से वापस घुसा देना। और 8 मई 1999 को पाकिस्तान की 6 नार्दर्न लाइफ इन्फेंट्री के कैप्टन इफ्तोर और लांस हवलदार अब्दुल हकीम 12 सैनिकों के साथ कारगिल की आजम चौकी पर बैठे हुए थे, घुसपैठ कर ली थी।
उन्होंने देखा कि कुछ भारतीय चारावाहे कुछ दूरी पर अपने मवेशियों को चरा रहे थे। वे आपस में बात करने लगे कि क्या इन्हें बंधक बना लिया जाए। पूरी कहानी आपके सामने है, क्या इन्हें बंधक बना लिया जाए। आपके सामने कुछ और बातें हैं कि करीब 1.5 घंटे बाद चारावाह भारतीय सैनिकों के 6-7 जवानों के साथ वहां पर वापस लौटे। जब भारतीय सैनिकों को यह समझ में आ गया कि बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल की पहाड़ियों की ऊंचाई पर कब्जा कर लिया, तब उन्होंने अपनी दूरबीनों से इलाके का मुआयना किया और वापस चले गए। करीब 2 बजे वहां एक लामा हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आया। उन्होंने आजम तारीफ और तस्नीम चौकियों पर जमकर गोलियां बरसाई। मेरे प्यारे दोस्तों, जब पता चल चुका था कि घुसपैठ हो चुकी है, कैप्टन इफ्तौर ने बटालियन मुख्यालय से भारतीय हेलीकॉप्टर पर गोली चलाने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी क्योंकि वे कुछ बड़ा करने का सोच रहे थे जिनसे भारतीय सैनिकों को सरप्राइज मिले। भारतीय मतलब कहने की बात है कि भारतीय हेलीकॉप्टर आया और उन्होंने उन चौकियों पर जम करके गोलियां बरसाई जहां पर पाकिस्तानी वहां पर बैठे थे। लेकिन पाकिस्तानी कुछ बड़ा करने का सोच करके आए थे, उन्होंने वापस गोली चलाई नहीं क्योंकि उनको आदेश मिला नहीं कि गोली चलानी चाहिए। भारतीयों को कुछ सरप्राइज दिया जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। 8 मई 1999 को इसकी शुरुआत हो चुकी थी, जब पाकिस्तानी सैनिकों और कश्मीरी आतंकियों को कारगिल की चोटी पर देखा गया था। यह दुर्भाग्य है कि आज भी पाकिस्तान भारत के कश्मीर के ऊपर अपना अधिकार मानता है। आज भी दुर्भाग्य है कि कुछ एरिया पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर माना जाता है। यह दुर्भाग्य बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है क्योंकि बहुत ही जल्द भारत वापस अपने इस पाक अधिकृत कश्मीर को, वो कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कश्मीर भारत का हिस्सा था, मैं ये बोलूंगा कि कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, जिन पर पाकिस्तान अपना अधिकार जमाई बैठा है, उस हिस्से को वापस भारत अपने अधिकार में ले लेने वाला है। यहाँ पर कुछ बातें हैं कि उस समय भारतीय सेना के जनरल प्रमुख वेद प्रकाश मलिक पोलैंड और चेक गणराज्य की यात्रा पर गए हुए थे। यानी भारत के जो सेना के प्रमुख थे वो भारत में नहीं थे। वहां उन्होंने पहली बार खबर सैनिक अधिकारियों से नहीं बल्कि वहां के भारतीय राजदूत के द्वारा मिली। यानी वो वहां पर थे नहीं, चेक गणराज्य वेद प्रकाश मलिक और पोलैंड और चेक गणराज्य पर गए हुए थे। वहां पर उनको जो भारत में घुसपैठ की जो सूचना है वो भारतीय राजदूत को मिली। मेरे प्यारे दोस्तों, राजदूत ने भी अपना धर्म निभाया। राजदूत होता है जो भारत के बाहर दूसरे देश में रह करके भारत के लिए काम करता है, लेकिन उसने भी बहुत बड़ा काम किया और उनको सूचना दी। आगे बताया जाता है कि जब भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन मिलाया, वाजपेयी ने शरीफ से शिकायत की कि आपने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। एक तरफ आप लाहौर में मुझसे गले मिल रहे थे, दूसरी तरफ आपके लोग कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा करें। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, मैं परवेज मुशर्रफ से बात करके आपको वापस फोन मिलाता हूं। लेकिन वहां के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी क्या कहा कि मुझे इस चीज का पता नहीं। आगे जब बात करते हैं तो यहाँ पे पता चलता है कि उस वक्त वाजपेयी जी ने कहा कि एक साहब से बात करें जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ उस समय सकते में आ गए। उन्होंने फोन पर मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार की आवाज सुनी। दिलीप कुमार ने उनसे कहा, मियाँ साहब, हमें आपसे इनकी उम्मीद नहीं थी क्योंकि आप हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच अमन की बात करते। यहाँ पर कुछ बातें बताते हैं कि उस युद्ध में पाकिस्तान के करीब 5,000 सैनिक शामिल थे। इसके साथ ही हजारों आतंकवादी भी थे। पाकिस्तान तो आतंकवादियों को भी सैनिक मानता है। इस युद्ध में शामिल थे। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिक 15,000 फीट ऊपर थे। सोचिएगा कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर सैनिक ऊपर से गोली मार रहा है। ऊपर से अगर पत्थर भी फेंके तो वो भी एक गोली की वेग से नीचे आता है। 15,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर से युद्ध के दौरान पाकिस्तान की सेना 15,000 फीट की ऊंचाई पर थी। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार थी, जिन्हें एक और तो भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, दूसरी ओर घुसपैठ कराकर भारत को ही धोखा दिया। यानी जो कहा जाता है कि छुरी घोंपने का जो काम किया है, पीठ में छुरी घोंपने का काम, ये पाकिस्तान बहुत पहले से ही करता आया है और आज भी पाकिस्तान ये करता रहा है। इस युद्ध के दौरान बोफोर्स तोपों का उपयोग किया गया। इसकी वजह से दुश्मन घुटने टेकने को मजबूर। बोफोर्स तोप जिसे कहा जाता है कि ये काल थी, ये काल बन करके दौड़ी थी। यह पहला युद्ध था जबकि विश्व में सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र पर लड़ा गया था। ये दुनिया का पहला ऐसा युद्ध था जहां पर दुश्मन जो आमने सामने की सेनाएं थी उनमें 15,000 फीट की ऊंचाई थी।
एक सैनिक जो 15,000 फीट नीचे से ऊपर गोली मार रहा है और एक सैनिक जो ऊपर से नीचे गोली मार रहा है। भारतीय सेना ने 9 जून को बाल्टिक क्षेत्र की 2 चौकियों पर वापस कब्जा कर लिया। 13 जून को द्रास सेक्टर में तोलोगिंग पर कब्जा कर लिया। हमारी सेना ने 29 जून को 2 अन्य महत्वपूर्ण चौकी 5060 और 5100 पर अपना कब्जा कर वापस परचम लहरा दिया। आगे कहा जाता है कि 11 घंटे की लड़ाई के बाद पुनः टाइगर हिल्स पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया और फिर बटालियन ने स्थिर जुबर हिल को भी अपने कब्जे में ले लिया। यानी याद रखो 11 घंटे में वो 15,000 फीट की ऊंचाई पर वापस भेज दिया। सन 1999 में हुए कारगिल युद्ध में आर्टिलरी तोप से 2,50,000 गोले और रॉकेट दागे गए। 300 से अधिक तोपें, मोटर, रॉकेट लॉन्चरों से रोज करीब 5,000 बम फायर किए जाते थे। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर बताया जाता है कि 26 जुलाई सन 1999 यानी आज ही के दिन भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि पर घुसपैठ के चुंगल से मुक्त कराया। कारगिल की ऊंचाई समुद्र तल से 16,000 से 18,000 फीट ऊपर है। ऐसे में उड़ान भरने के लिए विमान को करीब 20,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ना पड़ता था। अगर 18,000 फीट की ऊंचाई पर 18,000 फीट पर तो सैनिक वहां पर खड़ा है पाकिस्तान का। अगर उस सैनिक को अगर मारना है, उस सैनिक के ऊपर अगर हमला करना है, तो भारत के वायुयान को, भारत के हेलीकॉप्टर को लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना पड़ता था। और आपको पता है कि ऊंचाई क्या होती है। कारगिल युद्ध में मिराज के लिए महज 12 दिन के लेजर गाइडेड बम प्रणाली तैयार की गई थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मिग-27 और मिग-29 का प्रयोग किया गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा 1999 के कारगिल युद्ध के हीरो थे। उन्होंने पॉइंट 5140 को पाकिस्तानी कब्जे से मुक्त करवाया था। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि जब कैप्टन बत्रा घायल हो गए थे, जब वो बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे और पाकिस्तान के सैनिक उनको घायल को मरा हुआ समझ करके छोड़ करके चले गए थे, यह वही कैप्टन बत्रा जिसने पाकिस्तान के 5 टैंकों को घायल होने के बावजूद उड़ा दिया था। जिनके पास बंदूक नहीं थी, जिनके पास रिवॉल्वर भी नहीं थे, वो केवल और केवल बम थे और घायल अवस्था में घायल पड़े पड़े बम फेंक रहे थे और 5 टैंकों को उड़ा दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने एक कहानी बताई है कारगिल के युद्ध की, कि कारगिल का युद्ध कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ, क्या हुआ। 15,000 फीट की ऊंचाई से भी हमने दुश्मनों को बाहर कर दिया था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कारगिल के युद्ध की कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो भी मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। एक भारतीय होने के साथ आज गर्व से कह सकते हैं कि आज हम इसी वजह से यहाँ पर सुरक्षित हैं, क्योंकि आज कारगिल में भारतीय सेना के उस पराक्रम और जो विजय संकल्प जो चला था, वो जो सब कंप्लीट हुआ, सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ, उसी की बदौलत है कि आज हम सुरक्षित यहाँ पर हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सोच करके देखिए, अगर ये सेना नहीं होती तो क्या आज आप और हम आराम से ऐसे बात नहीं कर रहे होते। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने शुरू में आपको कहा था कि कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है। इसकी प्यारी प्यारी सब बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, और ये कहानी आज हर एक भारतीय को जाननी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर से जय हिंद। मिलूंगा बहुत ही जल्द एक नए सेशन के साथ। तब तक मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद।